नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं इस एक बुलेटिन में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, सियासी हलचल क्या है। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। सीएम शिवराज का आज जबलपुर और रीवा दौरा। सिहोरा में विकास यात्रा में होंगे शामिल। रीवा में नई हवाई अड्डे का भूमि पूजन और लाडली लक्ष्मियों से करेंगे संवाद। कमलनाथ के बाद आज वीडी शर्मा जाएंगे बागेश्वर धाम। श्री हनुमत कथा में होंगे शामिल। 18 फरवरी को सीएम शिवराज भी धीरेन्द्र शास्त्री से करेंगे मुलाकात। बिजली कंपनी का नया फरमान, बिजली बिल नहीं भरने पर सीज होगा बैंक खाता। भोपाल के कई इलाकों में आज बंद रहेगी बिजली। मध्य प्रदेश में आज से आंदोलन पर सरकारी डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। उधर भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ता डालेंगे डेरा। सर्वे और टीकाकरण का काम प्रभावित। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे एग्जाम। 2 साल बाद हो रही है ऑफलाइन परीक्षा। और शिवपुरी में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाला आरोपी पति पहुंचा थाने। आरोपी को पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। अवैध संबंध के शक में सनसनीखेज वारदात। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां फतेहाबाद में भीषण आग लग गई है। फतेहाबाद के सब्जी बाजार में आग लगी है और आगरा जिले के फतेहाबाद की सब्जी मंडी में आग लग गई है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस आग से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भीषण आग का तांडव सब्जी मंडी की में बताया जा रहा है। फतेहाबाद में ये सब्जी मंडी है जहां पर आग लगने से करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। देर रात ये आग लगी है और अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कल देर रात ये आग लगी थी, अभी भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। कितनी भीषण भयावह ये आग होगी। देर रात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौके पर ही मौजूद है और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई। अगर आप बिजली बिल नहीं भरेंगे तो अब आपको एक्शन भुगतना होगा। जी हाँ, बिजली बिल नहीं भरा तो आपका बैंक खाता सीज कर दिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्रवाई करेगी। खसरे में भी आपका बकाया बिल की जानकारी दर्ज की जाएगी। संपत्ति और नामांतरण और बिक्री भी नहीं आप कर सकेंगे अपनी जमीन का। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं नीलम का। भोपाल से हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी है। नीलम, अब बिजली विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अगर बिजली बिल नहीं भरेंगे तो बैंक अकाउंट भी सीज हो सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा, क्या प्रोसीजर होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जो है अब जो बिजली बिल के बकायादार है उन पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। इसके लिए जो निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो बड़े बकायादार हैं उनके बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी बिल को जमा करने की प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में बैंक खाते की जानकारी जो है कंपनी अपने हिसाब से जुटाएगी और बैंक खाते को सीज करने की कार्रवाई बैंक के जरिए की जाएगी। इसके अलावा एक बड़ी कार्रवाई ये भी की जाएगी कि जो भी बकायादार है उसके खसरे में बैंक खाते को सीज करने की जानकारी और कितना कुछ उसका बिजली बिल पेंडिंग है इसकी जानकारी भी खसरे में दर्ज कर दी जाएगी। इसके चलते ये नुकसान होगा कि जो भी खसरे से संबंधित संपत्ति है उसको बकायादार ना तो बेच सकेगा ना ही उसका नामांतरण कर सकेगा। तो एक बड़ा नुकसान जो है उसे भुगतना होगा अगर वो समय पर जो है बिजली बिल जमा नहीं करता। हालांकि ये कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे
बकायादार हैं बड़े बड़े, जिनका लाखों तक जो है बिजली बिल अभी तक चुकता नहीं हो पाया है। पिछले दिनों हमने राजधानी भोपाल में भी देखा कि शहर के मजदूर नगर में बिजली बिल नहीं चुकाने पर कंपनी ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर को ही उखाड़ कर ले गए थे। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार करने के बाद भी जो है, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ अमाउंट फिक्स किया गया है कि अगर इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग रहता है यानी इस दायरे में आप आते हैं तब ये कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इस बात की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने परसेंट बकाया बिल वालों पर जो है ये कार्रवाई की जाएगी, पर जरूर कोई बड़ा एक अमाउंट तय किया जाएगा, क्योंकि ये बेहद ही शुरुआती दौर के निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे की जा सकती है। ये कार्रवाई कब से करना शुरू की जाएगी, कितना कुछ इसमें जो है चुकता बिल होना चाहिए, इस बात के आगे जो है पूरे जो सारे निर्देश है वो आगे के आदेश में जारी किए जाएंगे। पर फिलहाल जो है यही निर्देश आए हैं कंपनी की ओर से कि खातों को सीज करने की एक बड़ी कार्रवाई जो है कंपनी कर सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, बेहद बड़ा एक कदम है बिजली विभाग का। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली की ही। कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, करीब 5 घंटे तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि वर्धमान सिटी अहिंसा विहार में मेंटेनेंस वर्क के चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। और मध्य प्रदेश में आज से सरकारी डॉक्टर्स आंदोलन पर जाने वाले हैं। काली पट्टी बांधकर आज काम करेंगे और कल सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी का काम भी बंद रखेंगे, यानी कि ओपीडी में भी आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वहीं 17 फरवरी से इनके आंदोलन की शुरुआत होगी। अपनी कई मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकारी डॉक्टर्स के साथ ही आशा उषा कार्यकर्ता भी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं। नीलम पार्क में तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होंगी और सहयोगी संगठन के बैनर तले ये पूरा आंदोलन हो रहा है। अपनी कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन से जाहिर सी बात है सर्वे और टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश भर में पिछले 7 दिन से हड़ताल जारी है। आशा और उषा कार्यकर्ताएं लामबंद है और आज एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में इनका होने जा रहा है। वहीं रीवा में आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शिरकत करेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे। लाडली लक्ष्मी महिला खेल प्रतिभाओं का सम्मान होगा। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और सीएम के साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी आधारशिला रखेंगे। रीवा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चौरहटा हवाई पट्टी और अगस्त से यहां से 72 सीटर विमान भी उड़ान भरेंगे। तो बड़ी सौगात हवाई यात्रियों के लिए जो रीवा से किसी दूसरे शहर जाना चाहती हैं और 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी आज रीवा वासियों को। रीवा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर पहुंच रहे हैं, जहां चौरहटा के हवाई पट्टी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। भूमि पूजन के बाद यहां पर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये काम 2 स्टेज में किया जाएगा। अभी हवाई पट्टी के रनवे की लंबाई के साथ चौड़ाई और भी बढ़ाई जाएगी। वहीं शासन स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की कुल लागत 239.95 करोड़ रुपए है। रीवा का यह एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा, जिससे रीवा कई महानगरों से जुड़ जाएगा। इसके अलावा 32 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही चली गई है। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा में शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा का गुट चल रहा है। खरीद फरोख्त करके जो भाजपा में शामिल किए गए हैं उनसे पुराने भाजपा ही नाराज हैं। जब से सिंधिया जी गए हैं भाजपा में, तो भाजपा में ही 3 गुट हो गए हैं। एक है शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। तो लोग सौदे के आधार पर भाजपा में आए थे, वो आज हावी हो गए हैं, जिससे कि जो पुरानी भाजपा है आज घर बैठी हुई है।
राजधानी भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर औपचारिक रूप से होने पर पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान जगदीशपुर पहुंचे। गांव का नाम जगदीशपुर होने को लेकर मनाए जा रहे जश्न में उन्होंने शिरकत की और सीएम ने जगदीशपुर गांव के नाम पट्टिका का रिमोट का बटन दबाकर अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने 26 करोड़ 71 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जगदीशपुर का मास्टर प्लान बनाकर ऐसा गाँव बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। सीएम ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन 600 से बढ़ाकर 1000 करने का भी ऐलान किया। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यहां आई थी तो यहां के लोगों की केवल एक ही मांग थी कि इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर फिर से हो जाना चाहिए। मैंने वचन दिया था जिसे पूरा किया। ऐसे नामों को आप बताइए बदला जाना चाहिए कि नहीं? इसलिए नाम बदला गया है। पेंशन नहीं मिले कोई सहारा नहीं है तो उनको भी जोड़ेंगे। अब एक बात तो मैं भूल ही गया कि जिनको पेंशन मिल रही है दादा दादी उनकी भी 600 से बढ़ा के 1000 सीधे सीधे कर दी जाए। इसका आज गौरवमय इतिहास यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। जगदीशपुर है, जगदीशपुर रहेगा और अब कोई कलंकित नाम नहीं रहेगा। ये मैं पुनः कह रही हूँ। इसी के साथ अच्छे भारत के नए भारत के निर्माण की ओर हम चल रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गीतकार अनूप जलोटा ने IBC 24 पर बड़ा बयान दिया है। अनूप जलोटा ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अब हिंदू जाग रहे हैं और हिंदू जुड़ रहा है, एक हो रहा है, इसलिए देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। इधर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के अनूप जलोटा के बयान का भाजपा विधायक अशोक रोहाणी ने समर्थन किया है। अशोक रोहाणी का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं का स्वाभिमान जाग चुका है और हिंदुओं की धार्मिक आस्था जागने की वजह से अनूप जलोटा का ऐसा बयान आया है। वहीं संत पुजारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जलोटा का समर्थन दिया। प्रदेश अध्यक्ष पंडित नरेंद्र दीक्षित का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से था। जुड़ रहे हैं हिंदू, अरे बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप देखते चलिए, सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे। और वैसे भी राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। कौन है ज्यादा यहाँ? जो ज्यादा है इसीलिए बनना चाहिए ना। लेकिन इसमें मैं इसको बुराई भी नहीं मानता हूँ, इस बात को, उनकी व्यक्तिगत राय को भी। और भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र, पहले हिंदू है भारत है और उसके बाद फिर हिंदू राष्ट्र है। उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। भारतवर्ष के लोग हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है और भारत संविधान के अनुसार चलेगा। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें सारी उपासना पद्धति वाले पंथों को उनकी आज़ादी रहे, लेकिन संस्कृति के नाते वे हिंदुस्तान की ही संस्कृति माने। पूर्वज उनके राम ही हैं, गंगा उनके लिए वंदनीय है, ये माटी उनके लिए चंदन है, ये माता है। एक ऐसे राष्ट्र की बात जलोटा जी कर रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक के हिसाब से भारत पाकिस्तान का यदि बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपना इस्लामिक राष्ट्र बना दिया और यहाँ जब बहुमत में हिंदू थे तो अभी तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया और हिंदुओं को धोखे में रखकर हिंदूवाद के नाम की राजनीति लोग करते रहे। इस संविधान पर बार बार जनता वोट देके अपनी मोहर लगा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि देश की जनता के थ्रू जो संविधान बना है उसी पर चलना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी के ओम को लेकर दिए बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्वालियर में मदनी के बयान पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने मदनी के बयान को बौद्धिक षड्यंत्र बताया और देश को इस षड्यंत्र को समझने की सलाह दी है। ओम मनु और अल्लाह ये सब एक ही चीजें, इस तरह की जो बात की है, इस बौद्धिक षड्यंत्र को हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। हमें 500 साल पहले जाना पड़ेगा। ये षड्यंत्र है और इसमें लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। राम जी की तुलना किसी ने हो नहीं सकती। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा आज छतरपुर के बागेश्वर धाम जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा आज बागेश्वर धाम जाएंगे। सुबह 8 बजे भोपाल से छतरपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे राजनगर विधानसभा में विकास यात्रा में शामिल होंगे। शाम 5 बजे बागेश्वर धाम सरकार में श्री हनुमत कथा में शामिल होंगे।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ भी बागेश्वर धाम गए थे और जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। उनका भी यहां जाने का कार्यक्रम है महाशिवरात्रि के अवसर पर। और आज उससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा छतरपुर जाएंगे। बागेश्वर धाम जाकर के बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें, एक दिन पहले ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे और छतरपुर के बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 13 से 19 फरवरी यानी कि 7 दिनों तक बागेश्वर धाम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार लगाकर की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की अर्जी भी लगाई। इसके बाद पुराने परिचय भी देखे, साथ ही बागेश्वर महाराज ने हिंदू राष्ट्र के नारे भी लगवाए। दरबार के बाद प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज ने कथावाचन शुरू किया। बता दें कि 7 दिवसीय कार्यक्रम 15 और 16 फरवरी को बागेश्वर महाराज मुख्य रूप में दरबार लगाएंगे और 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि पर 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह का समारोह होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। 7 दिवसीय कार्यक्रम में मां अन्नपूर्णा महायज्ञ, श्री हनुमत कथा, भजन संध्या जैसे कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों भक्त बागेश्वर धाम उमड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को होने वाले 121 कन्याओं के महाविवाह उत्सव में कन्याओं को बागेश्वर धाम की तरफ से दिया जाने उपहार का सामान बागेश्वर धाम की कथा पंडाल के पास ही रखा गया है। वहां उपस्थित सेवाधार और इस कार्य के प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 36 प्रकार के सामान एक वधू को दिए जाने हैं, जिनमें एलसीडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डबल बेड, अलमारी, सोफा, ड्रेसिंग टेबल और दूसरे सामान भी शामिल है। इन सब की तैयारी चल रही है और बागेश्वर धाम की कथा पंडाल के पास ही इनका स्टोर बनाया गया है। जिन कन्याओं को ये सामान मिलना है वो सभी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और ऐसी कन्याओं का चयन किया गया है जिनके या तो माता पिता या फिर दोनों में से कोई एक ही हैं। मैं इस समय बागेश्वर धाम में हूं और पीछे चल रही है विशाल कथा। हजारों की भीड़ इस समय इस पंडाल के अंदर है, बल्कि कहना चाहिए कि लगभग 1 लाख के आसपास लोग इस समय बागेश्वर धाम के इस विशाल पंडाल में हैं और मौका है 18 फरवरी को होने वाले 121 कन्या विवाह के आयोजनों से पूर्व की कथा व यज्ञ का। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पीछे की कहानी, जो ये कहती है कि ये दहेज का जो सामान इकट्ठा किया गया है या जो बच्चियों को उपहार स्वरूप जो सामान दिया जाने वाला है बागेश्वर धाम की तरफ से, वो यहाँ एकत्रित होना शुरू हो गया है। इसमें कुछ टेबल्स हैं, उसमें डबल बेड है और पलंग है और अंदर बहुत सारा सामान है जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। पीछे कूलर है, अलमारियां हैं और इधर जो है पूरे सोफा सेट लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सोफा सेट वगैरह यहाँ पर हैं उपलब्ध। और अभी हम जानकारी लेंगे जो यहाँ के प्रभारी हैं इस स्टोर के कि क्या क्या सामान वाकई में दिया जाना है। संस्करण में गुरुदेव भगवान ने 36 आइटम इस बार 36 आइटम दिए जा रहे हैं। और बड़े ही महत्वपूर्ण शख्स मेरे साथ है सुंदर रेकवार जी, जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी उन कन्याओं की वेरिफिकेशन में, यानी कि जो 500 आवेदन के लगभग आए थे बागेश्वर धाम में विवाह के लिए, ये उपहार जिन्हें दिए जाने हैं उनकी जांच प्रक्रिया क्या रही है? तो जो आधार हमने रखा है उनकी जो परिवार की आर्थिक दशा कैसी है, क्या उनके परिवार में भौतिक वस्तुएं हैं, घर मकान पक्का है, कच्चा है, और खासकर जो कन्याएं माता पिता विहीन थी उनको प्राथमिकता दी जानी थी। तो पूरी व्यवस्था जो है बागेश्वर धाम की तरफ से इन कन्याओं को उपहार स्वरूप दी जा रही है ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह बिना किसी कमी के कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। कहीं मत जाइए, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में और ठीक उसके बाद आप देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।